नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंड में जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, त्रिदिवसीय आंदोलन जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया, अलग अलग जिलों में देखने को मिला था, राजधानी रांची में भी देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत जी। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे जानेंगे। सर, झारखंड की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से हम न केवल मेरा और बल्कि हमारी सरकार का ये बहुत ही संवेदनशील इशू हम लोग ये मान के चलते हैं। जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार का अवसर मिले। ये दुर्भाग्यवश बीच में जब हमारी सरकार बनी, कोरोना का काल आ गया, उसके बाद जो हम लोगों ने जो वैकेंसी निकाली, कहीं न कहीं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा से रोक दिया गया। उसमें कुछ वैधानिक त्रुटियां थी और ये मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो पूर्व की भाजपा जो की सरकार थी उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स, पूरी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बना दिया। हम लोगों ने एक यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन में अवसर मिले, प्राथमिकता मिले, हमने प्रयास किया। हमारी सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार प्रयास किया। लेकिन जब न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती है तो हमारे बच्चे क्वालिफाई करने के बाद भी न्यायालय का चक्कर लगाता। तो हमने वो बिंदुवार उन सारी चीज़ों को देखा कि यहाँ के लोगों का न्याय मिले, उनको प्राथमिकता मिले, साथ ही साथ वैधानिक जो अड़चन है उसे दूर करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी कैलेंडर निकाला गया। चाहे अभी आपने देखा कि लगातार हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया, वो लड़के भी प्रोबेशन पीरियड में भी हैं। और आप सोचे 20 सालों में मात्र 5 जेपीएससी कंडक्ट हुआ था। अभी हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम भी हो गया और अपॉइंटमेंट भी हो गया। फिर अभी जेएसएस का भी हम लोगों ने निकाला, कैलेंडर पूरा निकाला। तो मेरा ये मानना है, मैं आपके माध्यम से हमारे सारे अभ्यर्थी स्टूडेंट्स को मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं खुद डिप्टी कलेक्टर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को दर्द को समझता हूँ। मैं लगातार धरने में भी रहा उनके साथ। एक बात है कि ये जो लगातार 60-40 वाली बातें आई है, दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। कहाँ मैं समझता हूँ कि सरकार चलती है, नियमों से सरकार चलती है। क्या सरकार ने कोई गजट ऐसा निकाला है? क्या सरकार ने कोई सर्कुलर ऐसा निकाला कि ये बातें आई कहाँ से? तो मुझे लगता है कि विपक्ष के उन लोग जो वो चाहते हैं कि ये सरकार बदनाम हो और बाधित हो, तो ये एक सेंटिमेंटल मुद्दा बना के लोगों को कहीं न कहीं बच्चों के क्या आपके साथ ऐसे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों से ये हम भी ये प्रयास करेंगे, उनकी जो कमियां हैं अगर डेलीगेट्स उनसे बातें की जाए। और मैं तो सरकार से भी अपेक्षा करता हूं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, उनसे बातें की जाए, उनके ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए और क्या बेहतर हो सका, चाहे वो एज रिलैक्सेशन की अगर बातें हो, यहाँ के लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड उनकी जो बातें हैं उनको प्रायोरिटी हम कहाँ से दे सकें। इन सारी बातों को लेकर मैं समझता हूँ कि सरकार गंभीर है। और हेमंत जी खुद युवा है, मैं समझता हूँ हेमंत जी खुद युवाओं की सरकार है। और अभी मैं समझता हूँ कि जो कैलेंडर निकला इसके माध्यम से, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से बातें करूँगा और मैं लगातार उनसे भी टच में हूँ, जो जेपीएससी पे अभ्यर्थी तो उनसे मैं लगातार टच में हूँ कि क्या इसका वे आउट क्या है, आप सॉल्यूशन बताएं। कुछ लोग ये बोलते हैं जैसे 60-40, तो एक चीज़ आप समझना पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था कि आप जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा आप दे नहीं सकते हो। जब संविधान में संशोधन आया, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो अपर कास्ट, उनको 10% दिया, तो ओवरऑल जो रिजर्वेशन हुआ वो 60% हुआ और रिमेनिंग जो 40% है ओपन हो जाता है। तो ये 60-40 जो है, तो ये 40% वो ओपन है, वो हम ये बात है। तो लोग कहा कि ओपन मतलब सब कोई बाहर की बात है, ये कहीं ये बातें नहीं है। जो सेंट्रल सर्विसेज है, जो गजेटेड पोस्ट है, वो निश्चित रूप से बाहर के लोग उसमें आ जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस प्रकार अगर हम उड़ीसा बात करें या कहीं के बात करें, देखिए एक इसको आप इसका कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे पारा शिक्षक, वो तो 100% यहाँ के लोग होते हैं, आंगनबाड़ी हो 100% यहाँ के लोग होते हैं। तो जो वेतनमान वाली है उनमें हम कहाँ वैधानिक त्रुटियाँ हैं, कैसे उनको न्यायालय न जा पाए, इसको हम देखेंगे। जिस तरीके से आपने बोला कि ये 60-40 वाली बातें कहाँ से आई, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2016 से पहले वाली नीति ला करके हम लोग रोजगार की प्रक्रिया शुरू करते। तो 2016 से पहले वाली नीति क्या थी? 50% झारखंडियों के लिए रिजर्व थे और 50% ओपन फॉर ऑल थे, गैर झारखंडियों के लिए थे। तो उसको लेकर के अभ्यर्थी ये मानकर चल रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें मुख्यमंत्री ने ऑडियो के माध्यम से पूछा था तो 60% और 40% की बात हुई। दूसरा सवाल सर इसी में है कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि
दूसरे जो स्टेट हैं उसमें ये ज़रूर प्रावधान है, जो 40% की बात कर रहे हैं उसमें ये प्रावधान ज़रूर है कि उन्हें भारत का ये पहला तो भारत का नागरिक और दूसरा उस स्टेट का नागरिक होना चाहिए। ये प्रावधान है कि हाँ आप झारखंडी हो, आप बिहारी हो। तो ये सवाल अभ्यर्थी उठा रहे जो कि झारखंड में नहीं है। मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, बात निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो झारखंड जिस मुद्दे से बना, या हेमंत जी 1932 के जो हिमायती हैं वो चाहते हैं कि स्थानीय लोग मिले, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, मैं भी इसका पक्षधर हूँ। लेकिन दो बातें मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जब 1932 के खतियान वाली जब हम बात लाए तो हाई कोर्ट से ये रोक उस पर लग गया, और जब यहाँ पर तब तक हम उससे रोक नहीं लगा सकते क्योंकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी देना था, लड़के हमारे काफ़ी सफ़र कर रहे थे, तो किस योजना से हम कैसे हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, ये बातें आई हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारे महाअधिवक्ता हैं और लीगल सेल के वो उन चीज़ों को देखें कि जो हमारे बच्चे हैं पर्टिकुलरली 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में यहाँ के स्थानीय बच्चों को कैसे हम अधिकतम उनको कहा जाए या पूरे के पूरे 100% कैसे उनको हम एकोमोडेट कर सकें। फर्स्ट थिंग ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा कि राज्य में इन चीज़ों को भी देखना जरूरी है कि रिजेंडमेंट ऐसा ना हो कि पता चला कि हम अच्छा करने के चक्कर में सारी चीज़ों को वैधानिक प्रक्रियाओं में ना उलझा दें। तो मैंने कहा कि बेस्ट क्या उपाय हो सकता है, इसलिए मैंने कहा लीगल जो हमारे एक्सपर्ट है उनको अधिवक्ता से बात करें, और हम तो चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बातें, क्योंकि वो सफरर है तो वो बहुत उन चीज़ों को समझते हैं कहाँ हमारी दिक्कत है। तो मेरा ये मानना है कि डायलॉग होना चाहिए, मेरा ये मानना है, और हम तो अभी अपने पार्टी में भी सजेस्ट किया उनसे डायलॉग करें, संवाद कायम करें, और जो वैधानिक त्रुटियों को दूर करने के बाद जो मेरा आज जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो से बोला जाए वो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। मैं अभ्यर्थियों के साथ इस मायने में हूँ। अगर ज़रूर आप अभ्यर्थियों के साथ हैं तो अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि एक सवाल का जवाब हमें नहीं मिला कि पीजीटी और लैब असिस्टेंट का विज्ञापन जारी कर दिया गया सरकार की ओर से, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड का नागरिक क्यों नहीं लिखा हुआ है या फिर झारखंड का स्थानीय क्यों नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ भारत का नागरिक क्यों? तो ये तो 40% में पूरे लोग सब शामिल हो गए। मैं देख रहा था, आपने सही कहा। मैं स्टूडेंट्स जो एजुटेशन में थे वो एक लाइन बोल रहे थे जो स्टूडेंट टू लीड कर रहे थे कि भारत का नागरिक सुने कोई परहेज नहीं है। उनका कहना है कि भारत का नागरिक हो लेकिन स्थानीय हो, हमारे झारखंड के निवासी हो। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बारे में निश्चित रूप से सरकार को संवेदनशील होकर इन मुद्दों को देखना चाहिए, और देख के मैं समझता हूँ कि जो लीगल एक्सपर्ट है कि इसमें कोई दिक्कत तो ना हो, कोई कोर्ट में कोई फंसे तो ना, या कोई परेशानी तो ना हो, इन चीज़ों को देख के और अदर स्टेट में जहाँ अगर इसे लागू किया उनसे बातें करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा इशू नहीं है, और निश्चित जितना जल्द हो सके टाइम फ्रेम में इसे विलंब नहीं करना चाहिए। और ये कोई ईगो का इशू नहीं है, मैं समझता हूँ ईगो का इशू नहीं है। और मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य है और ये सरकार बहुत संवेदनशील है। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों की जो बात है, अभ्यर्थियों की जो बात है, उनको मैं समझता हूँ कि ईगो की बातें उनसे बातें जरूर होनी चाहिए और इसका सॉर्ट आउट हो जाना, निदान होना चाहिए, और मैं इसका पक्षधर हूँ। भाषा जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा अलग अलग भाषाएं हैं झारखंड में, 9 यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसमें और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी, इन तमाम भाषाओं को भी जोड़ा गया है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं इंग्लिश तो सब कोई क्लियरिफाई कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, जो लोग संस्कृत में पढ़ाई करते हैं वो लोग भी क्लियर कर सकते हैं। तो भाषा कहीं से भी हम लोगों का समर्थन नहीं कर पा रही है कि यहाँ पे बाहरियों को रोक लगा सके। देखिए, नहीं, एक चीज़ मैं थोड़ा बता दूँ। आपने कल माननीय मुख्यमंत्री जी जब जितने सिविल सर्वेंट थे उनसे जब डायलॉग कर रहे थे, उन्होंने पूछा कितने लोगों को संथाली आती है, कितने लोग भाषा। देखिए, भाषा इसलिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाषा की जानकारी बहुत महत्व। आप अगर जाने कि अगर जो पंजाब कैडर जिनको मिलता है यूपीएससी में, तो उनको वहाँ स्थानीय भाषा जानना जरूरी है। अगर उड़ीसा मिला तो उड़िया भाषा जानना जरूरी है। तो झारखंड में जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल स्टेट है, 5वीं अनुसूची का है, तो कोई हो, कहीं पे हो लोग बोलते हैं, कहीं संथाल बोलते हैं, कहीं पे कुड़ुख बोलते हैं, कहीं पे अलग अलग, मतलब मैं समझता हूँ कि ये 4-5 जो मेजर ट्राइब हैं, हो का है, संथाल का है, मुंडा का है, उरांव का है, तो इन और नागपुरी जिसे कहा जाए, सादरी जिसको बोलते हैं, इस रांची बेल्ट के इर्द गिर्द जो है, तो इन भाषाओं की जानकारी मस्ट है। अदरवाइज आप पता चला कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मैं जाता हूँ तो मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं
वो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट वो नहीं कर पाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं गांव से आती हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि ये जीरो बैलेंसिंग क्या है, जिसे फैसिलिटेटर क्या है, कैसे हम करें। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको स्थानीय भाषा जो है वो सरकार का ही उसमें से फ़ायदा है कि जो स्थानीय भाषा जानने वाला अगर अधिकारी हो तो मैं समझता हूँ कि लॉ जो है वो ऑर्डर में भी रहेगा और हम सरकारी योजनाओं को बेहतर तरह से क्रियान्वित कर सकें। लेकिन मैंने कहा कि इसे वर्गीकृत करना चाहिए। मैंने कहा कि किन क्षेत्रों में हम सादरी या कुड़ुक वाली नागपुरी भाषा बोल सकते हैं, मुंडा बेल्ट पे हम जो बेसिक है, मैं समझता हूँ पूरी प्रकांड विद्वान की बात नहीं, लेकिन कम्युनिकेट करने वाली भाषा उनको जानकारी होनी चाहिए है। अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसको आप किस रूप से देखते हैं? वो उनका कहना हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, कई अभ्यर्थियों का सर फट गया, तो इसको किस रूप से लेते हैं? निश्चित रूप से मैं कभी भी विशेषकर स्टूडेंट्स के बारे मैं नहीं चाहता हूं कि वो उन पे कभी कोई लाठीचार्ज हो, और प्रजातांत्रिक तरीके में धरना प्रदर्शन अपनी बातों को रखने का ये हमारी पार्टी इसको मानती भी है। और ये एक तो मैं समझता हूँ जांच का जरूर विषय है कि किस परिस्थिति में लोगों ने लाठीचार्ज किया, लेकिन मैं बहरहाल मैं यही कहना चाहूँ लाठीचार्ज जब भी होगा उसका हम कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं। और ये बच्चे हमारे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि उन्हें लगता है कि मेरे अधिकार, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें कभी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रशासन में जो हैं, जो विधि व्यवस्था संभाल रहे थे, मैंने कहा कि ये सारे जांच का विषय है और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी हो जानी चाहिए थी कि देखे कि भाई गलती किनकी है, क्या स्टूडेंट उग्र हो गए थे, क्या उसमें लाठीचार्ज करना आवश्यक था, इन चीज़ देखा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बच्चे हमारे हैं, जहाँ तक हो सके कि अगर जहाँ क्या मैं समझता हूँ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक उसको उनको हिरासत में लेके प्रयास ये करना चाहिए कि उनके साथ क्योंकि प्रजातंत्र ये कहीं नहीं करता कि कहीं से भी उनको क्या लाठीचार्ज करें, ये करें। हाँ, ये अलग मैंने देखा कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो पत्रकारों पे पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस पे पत्थर फेंक रहे थे, जो उग्र हो जाती है तो कहीं व्यवस्था विधि को व्यवस्थित करने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर वो मैंने कहा कि वो अगर वायलेंट ये हिंसात्मक रुख नहीं अख्तियार किए तो मैं समझता हूँ लाठीचार्ज कहीं से भी उचित नहीं था। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत जी, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी है, लेकिन इनका कहना है कि हम अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के साथ हैं और जो उनकी मांग है वो कहीं ना कहीं सही है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जो भाषा का बैरियर के लगातार सत्ता पक्ष के कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाषा एक तरीके से बैरियर का काम करेगी, तो उस पर भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तब तक के लिए बने रही रिपोर्ट पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।